अगला जो विवरण या अगली घटना जो आपके अध्याय में है और जो इस बात को और पुख्ता करती है कि अमेरिका का वर्चस्व कितना बढ़ता जा रहा था, वह घटना है इराक पर आक्रमण, इराक पर हमला, द्वितीय खाड़ी युद्ध। यानी अब हम दूसरे खाड़ी युद्ध की बात कर रहे हैं। पहला खाड़ी युद्ध कौन सा था? 1990 का, जिसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था। दूसरा उदाहरण हमने क्या देखा? 1998 का, जिसमें ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का चर्चा हुई थी। तीसरा उदाहरण हमने क्या देखा? 9/11 की प्रतिक्रिया। और चौथा उदाहरण अब यहाँ आते हैं, द्वितीय खाड़ी युद्ध। द्वितीय खाड़ी युद्ध क्या था? लोग वही, अमेरिका और इराक, लेकिन घटनाक्रम कुछ दूसरा। और जहाँ पूर्व की घटना की यदि हम बात करते हैं कि चाहे वो पहला खाड़ी युद्ध हो, पहला खाड़ी युद्ध क्यों हुआ? कुवैत पर इराक के द्वारा कब्जे की प्रतिक्रिया के रूप में, ठीक। 1998 का ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्यों हुआ? अमेरिका द्वारा उसके दूतावासों पे हमले की प्रतिक्रिया में। 9/11 के बाद जो आतंकवादियों पर हमले किए गए, वो 9/11 की प्रतिक्रिया में, अमेरिका पर हमले की प्रतिक्रिया में। अब ये जो चौथी लड़ाई है या चौथा जो घटना है, चौथी घटना जिसे द्वितीय खाड़ी युद्ध कह रहे हैं, वो घटना कुछ अलग ढंग की है, कुछ अलग तरीके की है। इसमें क्या हुआ था? पहले हम घटना को थोड़ा जान लें कि क्या हुआ था। 2003, ये घटना कब की है? 2003 की, यानी 9/11 के 2 वर्ष बाद 19 मार्च अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर हमला किया। इस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। पहले वाले ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये नाम जरूर याद रखें। आपकी परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कब और क्यों हुआ था, परिणाम लिखें। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि डेजर्ट स्टॉर्म मतलब 2001, इराकी फ्रीडम यानी 2003। तो अब ये देखिए, जो नाम ही बताता है इराकी फ्रीडम, यानी इराक को स्वतंत्र करने के लिए, इराक को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाई अमेरिका ने शुरू की। किससे स्वतंत्र करना था? इराक तो एक स्वतंत्र देश था ही। इराक एक प्रभुता संपन्न अपना सार्वभौमिक देश था। इराक बल्कि अमेरिका का सतत रूप से विरोध करता था, अमेरिका की गतिविधियों पर सतत रूप से प्रश्न चिन्ह उठाता था। इसीलिए अमेरिका नाराज था, क्योंकि अमेरिका कतई नहीं चाहता था, बर्दाश्त नहीं करता था कि ऐसा कोई देश हो जो उसकी गतिविधियों पर सवाल उठाए, प्रश्न चिन्ह लगाए। वो तो इतना आगे बढ़ चुका था वर्चस्वता के मामले में कि अब बाकी सब देश उसके कोसों पीछे थे। तो यहाँ से शुरू होती है वो घटना। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, फ्रीडम किससे? जो सवाल यह, फ्रीडम उस व्यक्ति से जो अमेरिका की खिलाफत कर रहा था, फ्रीडम उस व्यक्ति से जो अमेरिका को सतत रूप से अमेरिका पर हमला कर रहा था। कैसा हमला? शब्दों से, अपने भाषणों में, अपनी गतिविधियों के माध्यम से सतत रूप से वो बता रहा था कि अमेरिका की इन नीतियों को वो पसंद नहीं करता। विश्व में विभिन्न प्लेटफॉर्म में वह अमेरिका की आलोचना करता था। कौन था वो व्यक्ति? इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। क्या नाम था? सद्दाम हुसैन, जो अमेरिका की सतत रूप से आलोचना कर रहा था। अमेरिका की कूटनीति, अमेरिका की विदेश नीति पर सतत रूप से प्रश्न चिन्ह उतारा था। उस सद्दाम हुसैन को उन्हें गद्दी से हटाने के प्रयास के लिए ये अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से उसने सैन्य हमला किया। अमेरिका ने क्या किया? एक
40 से ज़्यादा देशों की फौज बनाई और इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति एक तरीके से ली या संयुक्त राष्ट्र संघ को विवश किया अपनी बात मनवाने के लिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ उसके दबाव में आ गया और दबाव में रहते हुए अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिका की अगुवाई में 40 देशों की फौज उसमें थी और उसका नाम था ऑपरेशन कोएलिशन ऑफ विलिंग्स। ऑपरेशन कोएलिशन ऑफ विलिंग्स क्या अर्थ है? कोएलिशन मतलब गुट, महागुट। विलिंग्स मतलब इच्छुक लोगों का महागुट। आपकी पुस्तक में वो आकांक्षियों का महागुट कहा गया है, वास्तव में ये इच्छुक लोगों का महागुट था। जो लोग अमेरिका के साथ इस बात में इच्छुक थे कि सद्दाम हुसैन जो इराक के राष्ट्रपति, उन्हें गद्दी से हटाया जाए, उन्हें उनसे स्वतंत्र, इराक को स्वतंत्र किया जाए। किससे? सद्दाम हुसैन की तानाशाही से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति शुरू में तो नहीं दी, दिखावे के लिए अमेरिका ने बार बार नहीं दी थी। मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी अनुमति नहीं दी, मना किया, लेकिन अमेरिका बार बार ये दुहाई देता रहा कि ये हमला किसी गलत उद्देश्य से नहीं है। इसके पीछे पहला कारण है कि सद्दाम हुसैन ने इराक के अंदर बहुत सारे ऐसे हथियार जो सामूहिक संहार के हथियार माने जाते हैं वो इकट्ठे कर रखे हैं। सामूहिक संहार के हथियार इन्हें इकट्ठा कर लिया, जिसे हम कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत सभी देशों ने ये तय किया है कि किसी भी तरह के मास डिस्ट्रक्शन के हथियार नहीं बनाए जाएंगे और ऐसा करने के पूर्व सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति आवश्यक है। मास डिस्ट्रक्शन का अर्थ एक हमले में जिसमें हजारों लोग मारे जाएं, जो केमिकल वेपन्स होते हैं या परमाणु बम होते हैं आदि आदि, ये आते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में। तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बार बार ऐसा कहा कि उसके पास ऐसे मास डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे हथियार हैं जिसके एविडेंस हमारे पास हैं, हमारे यानी अमेरिका के पास हैं, ऐसा अमेरिका का कहना था। तो उसे रोकने के लिए इराक पर हमला किया जा रहा है, ऐसा उसका कहना था, और उसने हमला कर दिया। इस हमले में इराक में सामूहिक नरसंहार के कोई हथियार नहीं मिले। अब देखिए, अभी मैं केवल घटनाक्रम की बात कर रहा हूँ कि उसने मार्च 2003 में हमला किया, कोएलिशन ऑफ विलिंग्स के नाम से 40 देशों की फौज बनाई जिसकी अगुवाई वो खुद कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ पर बहुत दबाव बनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ मना करते रहा, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका आगे बढ़ गया और उसने कहा कि ये हमला का उद्देश्य क्या है? इराक को सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से रोकना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने पर्यवेक्षक भी भेजे इराक में ये देखने के लिए कि वहाँ पर ऐसे हथियार हैं क्या, और संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसे कोई हथियारों की उपस्थिति नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने तो मकसद बना लिया था, उसने अंदाज लगा, उसने तो निश्चित कर लिया था कि हम इस पे हमला करेंगे, और उसने हमला किया। इस हमले का मकसद वास्तव में कुछ और था। कहने को तो उद्देश्य क्या था? मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों के निर्माण को रोकना, जिसमें सद्दाम हुसैन हमें सहयोग नहीं दे रहा, जबकि सद्दाम हुसैन का कहना था ऐसे हमारे यहाँ कोई हथियार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ को उसने आमंत्रित किया कि आप अपना दल भेजिए और पूरा सर्च कर लीजिए इराक में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना दल भी भेजा, कोई हथियार नहीं मिले। लेकिन अमेरिका अपने कोएलिशन ऑफ विलिंग्स के साथ आगे बढ़ता है और हमला करता है। उसका असली उद्देश्य था इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना। असली उद्देश्य क्या था? इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना और इराक में सद्दाम हुसैन को हटाकर
अपने पसंद की सरकार, पिछलग्गू सरकार, ऐसी सरकार जो उसकी कठपुतली का काम करे, उसे स्थापित करना। क्योंकि मैंने आपको बताया पूर्व में कि सद्दाम हुसैन लगातार अमेरिकन नीति की आलोचना करते आ रहे थे। वे एक ऐसे नेता बन के उभर रहे थे जो अमेरिका को सतत रूप से विरोध कर रहा था उनकी नीतियों का। उनके गले की फांस एक तरीके से था। तो अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ के या विश्व के सामने उद्देश्य क्या था? मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों को हटाना को रोकने के लिए, सामूहिक नरसंहार के हथियारों को रोकने के लिए। लेकिन अंदरूनी उद्देश्य क्या था? पहला, तेल भंडारों पर नियंत्रण पाने में सफल होना, क्योंकि उस समय पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो रही थी और पेट्रोल के भंडार उस समय की एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण थे। और दूसरा कारण, अपने पसंद की सरकार बैठाना। परिणाम क्या हुआ कि इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार कुछ ही दिन में गिरा दी गई। ऐसे हमले हुए, सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, उन्हें फांसी दी गई और जो तत्कालीन सरकार थी, तानाशाही के नाम से उस सरकार को समाप्त कर दिया गया। सद्दाम हुसैन और इराकी फ़ौज के साथ बहुत बर्बरता का व्यवहार किया गया और सद्दाम हुसैन को पब्लिक फांसी कहना चाहिए एक तरीके से दी गई। अमेरिका जहां अपने एक उद्देश्य में सफल हो गया, क्या उद्देश्य था? एक सरकार को हटाना, तथाकथित तानाशाह को हटाना, लेकिन अपने दूसरे उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है। और दूसरा उद्देश्य क्या था? कि उस क्षेत्र में शांति बनाए रखने में योगदान देना। आज भी वहाँ अशांति बनी हुई है। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूरा जन विद्रोह भड़क उठा, क्योंकि लोगों को बाद में पता लग गया कि अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य नरसंहार के हथियारों को रोकना नहीं था, वो तो एक बहाना था। जब ये लोगों को मालूम पड़ा तो अमेरिका के खिलाफ काफ़ी बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। परिणाम क्या हुआ कि इस युद्ध में 3000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 3000 सैनिक एक ऐसी लड़ाई में मारे गए, एक ऐसी जगह की लड़ाई में मारे गए जिससे अमेरिका का स्वयं का डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कोई सरोकार नहीं था। वो तो केवल तेल भंडारों पर नियंत्रण चाहता था, लेकिन उसमें भी उतनी सफलता उसे नहीं मिल पाई, क्योंकि आने वाले समय में जो अशांति हुई, उस अशांति ने अमेरिका के 3000 सैनिकों को ख़त्म कर डाला। उससे भी ज़्यादा सैनिक मारे गए। काफ़ी विद्रोह भड़क उठा और बाद में तो ऐसा हुआ कि जो जानकारियाँ बाद में आए उससे मालूम हुआ कि इराक के भी लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। और अब तो ये, क्योंकि ये इतिहास अब पुराना हो चला है, इस पे काफ़ी अध्ययन हो चला है, ये बात स्पष्ट हो गई है कि इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल साबित हुआ है। मैं पुनः दोहरा दूं, सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल। अमेरिका सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अमेरिका सोचता था कि इतनी बड़ी फ़ौज लेकर, 40 देशों की फ़ौज लेकर, एक तरीके से उसे मानो विश्व समर्थन मिल गया है और उसके वहाँ हमला करेगा और उसमें समय नहीं लगेगा इस युद्ध को जीतने में। पर ऐसा नहीं था। लड़ाई में, सामरिक मामले में, सैनिक युद्ध में अमेरिका को कितने सैनिक खोने पड़े? 3000 के आसपास। तो वहाँ असफल साबित हुआ। राजनीतिक दृष्टि से असफल किस लिए हुआ? सद्दाम हुसैन को तो उसने पराजित कर दिया, सद्दाम हुसैन को तो फांसी दे दी, सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन कर दिया, लेकिन वहाँ पर शांति नहीं हो पाई। राजनीतिक दृष्टि से उसकी बदनामी हुई। इराक के अंदर ही इतना बड़ा जन विद्रोह हुआ जिसका समर्थन विश्व के अन्य बड़े बहुत सारे देशों ने किया कि अमेरिका की हालत खस्ता हो गई, पतली हो गई। और इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों दृष्टियों से अमेरिका के लिए यह युद्ध एक तरीके से असफल था। एक बार हम थोड़ा फिर से देखें कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उद्देश्य क्या था। पहला,
इराक को सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए और उन हथियारों को नष्ट करने के लिए। दो उद्देश्य हैं, सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकना और उसे नष्ट करना, ये तो एक पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था इराक के तानाशाही और आतंकवादियों का जो गढ़ है, तो सदाम उसके जो नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति सदाम हुसैन, उसे समाप्त करना। समाप्त करना मतलब फिर दूसरी सरकार का आना, तो एक अच्छी सरकार वहाँ स्थापित करना, ये भी उसका उद्देश्य था। तो दो उद्देश्य थे, लेकिन इसका असली उद्देश्य क्या निकला? बाद में पता लगा कि असली उद्देश्य तो था कि अमेरिका इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण चाहता था। दूसरा, इराक में अमेरिका अपने मनपसंद की सरकार बैठाना चाहता। उसका एक कारण ये भी था, क्यों वो इतना आतुर था कि इराक में उसके पसंद की सरकार आए। इराक की आप जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं वो देखिए, अफ़गानिस्तान जो पूर्व से ही बड़ा विवादित क्षेत्र हो चला था, रूस भी उस क्षेत्र के विवाद में फंस चुका था, तो इराक में अमेरिका एक अपना बेस चाहता था, तेल भंडार तो चाहता ही। तो दूसरा उद्देश्य क्या है? अमेरिका में अपनी मनपसंद सरकार स्थापित करके इराक को अपने बेस के रूप में मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व के क्षेत्र में उसका उपयोग करना। परिणाम क्या निकला? कुल मिला के इसका परिणाम क्या हुआ? अमेरिका यद्यपि कुछ हासिल नहीं कर पाया विशेष इराक से, बल्कि उसका नुकसान ही हुआ। 3000 उसके फौजी मारे गए, करोड़ों डॉलर्स खर्च हुए, लेकिन हासिल ये किया कि सदाम हुसैन हट गए। दूसरा, अमेरिकी शक्ति के वर्चस्व का बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसका और विस्तार हुआ। मध्य पूर्व के क्षेत्र में भी उसकी पकड़ मजबूत हुई, पैठ मजबूत हुई, उसका एक प्रखर विरोधी समाप्त हो गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी अमेरिका के लिए थी। तो विश्व में अमेरिकी शक्ति या वर्चस्व में और विस्तार, ये इसका पहला परिणाम। दूसरा परिणाम, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात न मान करके विश्व को पुनः दिखा दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिका की कठपुतली है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिका की पकड़ में है। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसमें लगभग दुनिया के सभी देश उसके सदस्य हैं, ये सभी देश इसके खिलाफ रहते हुए भी अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ कर पाए, उसका विरोध नहीं कर पाए। केवल उन्होंने एक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए कि ये गलत होगा, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरे शब्दों में, वो अमेरिका को यदि चाहते तो इस हमले से रोक सकते थे, क्योंकि ये गैर वाजिब हमला था। किसी दूसरे देश के अंदरूर मामले में कोई दूसरी सत्ता दखल नहीं दे सकती, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। लेकिन यहाँ अमेरिका ने वो भी 40 देशों की फ़ौजों के साथ उस पर हमला कर दिया, तो ये गलत था। तो पर यह साबित हुआ, इसका परिणाम दूसरा ये निकला कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात न मान करके विश्व को दिखा दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसकी कठपुतली, और दूसरे शब्दों में संयुक्त राष्ट्र संघ जिस उद्देश्य से बना है वह अब अपने उद्देश्यों को पाने में असफल है। तीसरा, इसके बाद अमेरिका की शक्ति और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि चौथा परिणाम, सदाम हुसैन जो उसके प्रखर विरोधी थे, उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। तो अब मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में भी अमेरिका की पहुंच बन गई।